नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 9 जनवरी 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो की शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा कल जो बीपीएससी का आंसर की आया है उसके बारे में भी बात करेंगे। एक तो पहला कंसर्न तो यही है कि 4 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें तीन सवाल डिलीट किए गए हैं। 3 सवाल डिलीट किए गए हैं और 31 और 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सवालों को डिलीट करना चाहिए। तो उसमें आपने एक पूछा था कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो आर्थिक सर्वेक्षण आपने राज्य का है या केंद्र का है ये स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन उन सवालों को डिलीट नहीं किया गया है। बहुत सारे आंसर भी ऐसे हैं जो विवादित हैं, लेकिन ये जो आंसर की है ये भी फाइनल नहीं है। आप चैलेंज कर सकते हैं इसमें। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी चैलेंज करें वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई गवर्नमेंट के सोर्स के आधार पर ही चैलेंज करें। जैसे एनसीईआरटी बुक हो सकता है, भारत सरकार का बजट वगैरह का डेटा कहीं से ऑफिशियल वेबसाइट से उठाएं तो वो कर सकते हैं आप। पीआईबी से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके माध्यम से आप चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि लूसेंट के फ़ोटो खींचकर आप भेजें और बोलें कि ये लूसेंट में ऐसा दिया हुआ, वो नहीं मानेंगे। आप ऑथेंटिकेटेड जो सोर्स होता है गवर्नमेंट का उसका उपयोग करते हुए चैलेंज करें और अवश्य ही करें। जब भी चैलेंज करते हैं तो आपको लगता है तो चैलेंज कीजिए, आपका अधिकार है। ओके। दूसरा ये है कि कट ऑफ के बारे में देखिए, कल मैंने भी एक पोल किया लेकिन पोल से कुछ खास निकल नहीं पाता है। हालांकि उस पर करीब 2500 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के मार्क्स जो है ना 80 से 90 और 70 से 80 के बीच में 50% बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। बाकी 50% में इससे ज़्यादा मार्क्स वाले भी हैं और इससे कम मार्क्स वाले भी हैं। 50% मार्क्स इसी बीच में आ रहे हैं बच्चों के। एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि कल ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स सभी के कम हुए हैं, 10 से 12 मार्क्स तक कम हुए हैं। कई सारे बच्चे जिनके 110 आ रहे थे, मैं 13 तारीख वाले एग्ज़ाम में बात कर रहा हूं, उनके मार्क्स गिरकर आ गए हैं 85 to 88। पता नहीं कहां से उन्होंने मिलाया था जो उनके 110 आ रहे थे। कई सारे स्टूडेंट्स जिनके 95 बन रहे थे उनके भी मार्क्स कम हो गए हैं। बढ़ा है किसी का मार्क्स ऐसा तो मैंने नहीं सुना है, कम ही हुए हैं सभी के मार्क्स। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि कट ऑफ को लेकर उसमें भी क्या है कि 4 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है वो 13 दिसंबर की तुलना में आसान पेपर था। कंपेयर मैं कह रहा हूँ, आसान पेपर था, लेकिन 1/3 जो निगेटिव है ना, इसने खेल बिगाड़ दिया है इस बार का। कई सारे बच्चे 67 से कंपेयर कर रहे हैं कि उसमें जिस प्रकार से हाई गया था उस प्रकार जाएगा, नहीं, उसे 1/3 निगेटिव नहीं था, ये बहुत ज़्यादा होता है निगेटिव। एसआई वगैरह के एग्ज़ाम से ही बच्चे कंपेयर करें, एसआई में 1/4 निगेटिव होता है, इसे 1/3 निगेटिव है। और ये जो है ना, ये बड़ा गेम चेंजर साबित होता है, ये कट ऑफ को हमेशा कम कर देता है। इस बार का पेपर आपको देखने में आसान भले ही था, लेकिन बच्चों के जिस प्रकार के मार्क्स और उससे यही लगता है कि वन लाइनर क्वेश्चन से बहुत सारी गलतियां की हैं। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कोर बीपीएससी के स्टूडेंट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, मेरा कोई कोचिंग नहीं चलता है, मेरा कोई मेंस को लेकर पेड क्लास नहीं है कि मैं अपने प्रॉफिट के लिए जानबूझकर बताऊं कि भाई कम कट ऑफ आ रहा है सब लोग एडमिशन ले लो, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप जो सोच रहे थे, हम लोग भी अंदाज़ा लगा रहे थे कट ऑफ बहुत हाई ना चला जाए, वैसा तो कहीं से भी मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा है कि कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड जा रहा हो, है ना। पिछले साल के आसपास उससे 2-4 नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो उसी के आसपास रहना चाहिए कट ऑफ। कोई अनएक्सपेक्टेड हाई जाएगा ऐसा नहीं होगा। बोनस मार्क्स अगर मिल जाए या फाइनल जो आंसर की आता है उसके बाद स्थिति बदल जाए तो वो अलग चीज़ है। स्केलिंग वगैरह की घटना के बाद स्थिति बदल जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम अभी जितने बच्चों के मार्क्स आए हैं उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं लग रहा है कि कट ऑफ अतिशय चला जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। एवरेज के आसपास ही कट ऑफ रहेगा, जिस प्रकार से रहता है 60% रहता है, ऑन एन एवरेज माना जाता है। तो 90 से लेकर 100 के बीच में कट ऑफ रहने की आशंका है। गलत हो सकता हूँ मैं, संपूर्ण रूप से हो सकता हूँ, उसके लिए मुझे कभी कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई क्या बोल रहा हूँ गलत ना हो जाए, नहीं, लोड ही नहीं लेना है। कट ऑफ डिसाइड करना मास्टरों का काम थोड़ी ना होता, हम तो बस अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूँगा
कि आप मेंस के प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिएगा, मेंस को अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि जनवरी से अप्रैल के बीच में अगर आप सोच रहे होंगे कि मेंस पे पूरा 100% तैयार हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। ऑलरेडी आपका टाइम बहुत सारा जा चुका है आंदोलन और इन सब के कारणों से। तो अभी जितना टाइम है रिजल्ट आने से पहले उसमें कम से कम पढ़ लीजिएगा। रिजल्ट हो सकता है कि भाई जनवरी लास्ट में आए, तो फरवरी मार्च अप्रैल में तो एग्ज़ाम ही है, 2 महीने में आपका मेंस तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिलेबस अनुसार पढ़ के, प्रैक्टिस करके, उत्तर लेखन करके थोड़ा सा सही रहेगा कि आप तैयार रहें, निबंध लेखन वगैरह भी कर लें। ओके, आज बढ़ते हैं आगे। देखिए अलग से वीडियो इस पर नहीं बनाना चाहिए था, क्या बनाऊँ इस पर वीडियो, कट ऑफ पर अलग से वीडियो, कोई मतलब नहीं बनता इन तरह की चीज़ों का। पढ़िए, अच्छा रहेगा। वही अपना कंटेंट ड्रिवन चैनल है ये। जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी होगा वही केवल मैं पढ़ाऊँगा, वही केवल अपना ये चैनल पर अपलोड होगा, है ना। सिक्योरिटी कंसर्न टू ट्रेड वाया चाबहार, इंडिया एंड तालिबान होल्ड फर्स्ट टॉप लेवल टॉक्स। 2021 ईस्वी को याद कीजिए। 2021 ईस्वी में क्या हुआ था? 15 अगस्त को ना, 15 अगस्त 2022 था या 21 था गुरु, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था अफगानिस्तान को। लेकिन तालिबान के साथ ये है कि इसको किसी ने मान्यता नहीं दी। गवर्नमेंट को मान्यता देना पड़ता है ना, इसको किसी ने भी मान्यता नहीं दी है। लेकिन भारत सरकार इनफॉर्मल टॉक्स करती है इसके साथ में। तालिबान और भारत के बीच में रिलेशन जो है वो सही रहे हैं। आपको ये सुनकर अंदाज़ा लगेगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं, तालिबान को आतंकवादी संगठन आप मान रहे होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे दुनिया के देशों ने इसको आतंकवादी संगठन बताया, लेकिन एक पॉलिटिकल ढांचा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत और तालिबान के बीच में सबने अंदाज़ा लगाया था कि तालिबान की जब सरकार आएगी अफगानिस्तान में तो भारत को वहाँ से भागना पड़ जाएगा, भारत के रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, भारत का सारा जो स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट है सारा तबाह हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता हुआ प्रतीत हो रहा है। भारत सरकार तालिबान के साथ बात कर रही है और ये बोला है कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न है हमारे, चाबहार से थ्रू हम जो कहाँ पर ले जाना चाह रहे चीज़ों को, तो अफगानिस्तान में हम कनेक्टिविटी को कर रहे हैं कि हमारे जो गुजरात के पोर्ट हैं वहाँ से चाबहार, ईरान का पोर्ट है, ईरान में भारत ने बनाया है पोर्ट को, और वहाँ से अफगानिस्तान हम भाया ट्रेन के थ्रू जाना चाह रहे हैं। इसी को लेकर कल हाई लेवल की बातचीत हुई है, दुबई में हुआ है ये टॉक्स। तो आपसे बीपीएससी पीटीएम वन लाइनर में यही पूछ सकता है दुबई में हुआ है। कौन है? तो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री जी, ये मिले हैं वहाँ के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से। अफगानिस्तान के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुताकी नाम है इनका, उनसे वार्तालाप की है और बातचीत की है इन्होंने। तो ये तो छोटा सा न्यूज़ हो गया। बाकी भारत अफगानिस्तान रिलेशन में पढ़ाऊँगा आपको IR में। आज का मुख्य न्यूज़ में क्या है देखिए, पिछले 3-4 दिनों से, एक दिन तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया ही था, इंट्रो बस दिया था कि स्टालिन जो हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री महोदय, उन्होंने बोला कि $10 लाख का ऐलान किया है उन्होंने किसको लेकर, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्क्रिप्ट है इसको जो भी पढ़ लेगा उसको करीब अभी के हिसाब से 85-86 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये जो इशू है इस पर द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल आर्टिकल आ रहे हैं, बहुत लंबे लंबे आर्टिकल आ रहे हैं। तो आज हम इसको डिकोड करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे इससे जुड़े हुए फैक्ट कौन कौन से हैं। और मेंस एग्जामिनेशन में चूंकि 6 महीने का करंट पूछा जाता है तो उसमें हो सकता है आपसे पूछ ले कि हाल ही में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के जो अभिलेख हैं उनको पढ़ने को लेकर या उसके जो भी स्क्रिप्ट हैं उसको पढ़ने को लेकर रुचि दिखाई जा रही है। इसका महत्व क्या है और इसमें चुनौतियाँ क्या हैं, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यहीं पर आपके सामने अभी फ्रेम किया सवालों को मैंने, तो इसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं और आज के लेक्चर के बाद लिखने की भी कोशिश कर सकते हैं। उसमें वन लाइनर फैक्ट भी होगा। कल एक भाई बंधु ने कमेंट किया था कि सर वन लाइनर फैक्ट भी पढ़ाइए, डिटेल मत पढ़ाइए। मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा, क्योंकि 71 बीपीएससी कैसा होगा ये आप प्रिडिक्ट फिर क्यों कर रहे हैं। हमने गलती की ना इस बार कि 69 के आधार पर हमने 70 को प्रिडिक्ट किया और लंका लग गया आपका, वन लाइनर पूछ लिया। तो फिर से 71 को क्यों प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम, क्यों ट्रेंड को हम गेस कर रहे हैं कि 71 बीपीएससी 70 जैसा ही होगा। फिर से वही गलती करें क्या? हम नहीं करना है हमें। हम ये मानकर चलेंगे कि 71 बीपीएससी जैसा होगा। हो सकता है 69 जैसा पूछे, हो सकता है 70 जैसा पूछे, हमें दोनों का तैयारी करना पड़ेगा। हम बीपीएससी के पढ़ाने वालों का और आप पढ़ने वालों की ये समस्या है कि हमें दोनों पैटर्न के अनुसार से पढ़ाना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पता क्या पूछे, फिर हम इस बार ट्रेंड गेस करके जाएं, अगली बार हो सकता है डिटेल वाला सवाल पूछ ले, फिर आप बोलोगे कि ये कैसा पूछ दिया। इसलिए दोनों प्रकार के चीज़ों का अध्ययन कीजिए, वन लाइनर भी और डिटेल एनालिसिस भी,
दोनों प्रकार का अध्ययन करेंगे, मेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे। तो जरा इस टॉपिक को देखेंगे, फिर बिहार स्पेशल टॉपिक को भी आज हम लोग पढ़ेंगे। एक बिहार में इन्वेस्टमेंट को लेकर एक छोटा सा बैठक हुआ है, पिछले साल भी हुआ था, इस बार ही हुआ है। पिछले साल 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, इस बार 1 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, उसको भी जरा देखते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी लिपि की समझ। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पता ही है, ये वर्तमान के पाकिस्तान और भारत, अफगानिस्तान, इन सभी देशों में इससे जुड़े हुए स्थल पाए जाते हैं। सिंधु घाटी लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई खुदाई में यह मुहर टेराकोटा क्या होता है, एक मिट्टी पर आपने लिखा और उसको पका दिया, जिससे क्या हो गया, ठोस हो गया, इसी को क्या कहते हैं, टेराकोटा कह दिया जाता है। ओके, धातु पर अंकित है, धातु में कौन सा है, तो कांसा है इनके पास में, तांबा है, ठीक है, इसी पर अंकित है। लोहा नहीं था, यहाँ लोहा नहीं था, स्वर्ण था इनका, स्वर्ण था। स्वर्ण के इनके आभूषण देख के आप दंग रह जाओगे। नेशनल म्यूजियम में जब मैंने 2019 में करीब में, हाँ, उस समय इनका आभूषण देखा था हड़प्पा के, तो आज के आभूषण उतने सुंदर नहीं होते हैं जितने इतने सुंदर आभूषण थे हड़प्पा काल के, और बहुत ही बड़े स्तर पर स्वर्ण का उपयोग था। तो स्वर्ण, तांबा, कांसा, ये मुख्य रूप से क्या हो गए, तो इनके पास में धातु उपलब्ध थे, लोहा नहीं था। लेखन शैली सामान्यतः दाएं से बाएं लिखे गए लंबे वाक्यों में कभी कभी ब्रूस्टोफेडेन लिपि। अब ये क्या होता है, ब्रूस्टोफेडेन लिपि इनको कहते हैं। पहला लाइन लिखा यहाँ से यहाँ, दूसरा लिखा यहाँ से यहाँ, तीसरा फिर यहाँ से यहाँ, फिर चौथा यहाँ से यहाँ। हम लोग अभी कैसे लिखते हैं, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए। उर्दू में कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार, इस तरफ से लिखा जाता है, उल्टी तरफ से लिखा जाता है, दायां टू बायां आते हैं हम उर्दू में। तो ये ब्रूस्टोफेडेन लिपि में क्या होता है, पहला लाइन जो है वो बायां से दायां, दूसरा फिर ऐसे सर्पाकार बोल रहे हैं। देखिए सांप जैसे चल रहा है ना, ऐसे ही चलता है ये, ठीक है। देखिए क्या है, संक्षिप्त लेख, अधिकांश लेख छोटे हैं, औसतन 5 अक्षर। सबसे लंबे ज्ञात टेक्स्ट में 26 प्रतीक हैं। अब प्रतीक चिन्ह क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। मंडारिन भाषा, मंडारिन यानी कि चाइनीज हो गया, और उसके अलावा जापानीज हो गया, और कोरिया की जो भाषा है, साउथ कोरिया की भाषा है। इनमें आप अगर देखेंगे ध्यानपूर्वक, तो जैसे अपने यहाँ पर ओ हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, चित्रात्मक होता है। इस प्रकार से अलग अलग चित्रों को बनाया जाता है और चित्रों के द्वारा रिप्रेजेंटेशन होता है। इसीलिए चाइनीज और उसके समतुल्य जो भाषाएं हैं उसको सीखना कठिन होता है हम लोगों के लिए, जो बचपन से हम वर्णात्मक पढ़ते आए हैं, वर्णों को पढ़ते आ रहे हैं। और वहाँ पर क्या होता है, चित्रात्मक होता है, चित्रों के माध्यम से अपनी भाषा रखी जाती, बात रखी जाती है, अलग अलग आकृतियाँ बनाई जाती है। तो थोड़ा थोड़ा सा जो हड़प्पा की भाषाएं हैं ना, वो चित्रात्मक जैसी प्रतीत होती है हमें, अलग अलग साइन मिलते हैं हमें, जो हमें लगता है कि ये भाषा किस तरह की होगी। इसी कारण से इसको डिक्रिप्ट भी आज तक नहीं किया जा सका है, क्योंकि 2 भाषा वाले हमारे पास साइन बोर्ड नहीं उपलब्ध हैं। इसकी संक्षिप्तता करें, इस बात पर विमर्श है, क्या यह एक पूर्ण विकसित भाषा का परिचायक है या केवल प्रतीकात्मक संकेतन है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इतिहासकार जो हमारे साथ झोल करते हैं, इतनी बड़ी सभ्यता जो इतने सारे देशों में फैली हुई है, क्या उसके पास कोई भाषा नहीं होगी, क्या उसके पास विज्ञान नहीं होगा, क्या उसके पास गणित का ज्ञान नहीं होगा। इतना शानदार जो सिविलाइजेशन है वो बिना गणित और बिना विज्ञान के, बिना भाषा के ही विकसित हो गई क्या। हम बस बोल देते उन्होंने स्नानागार बनाया। स्नानागार बनाने के पीछे अभियांत्रिकी होती है, इंजीनियरिंग होती है गुरु। वो कहाँ से, सिविल इंजीनियरिंग होती है। वो नहीं था क्या उनके पास, वो था तभी तो इतना शानदार शहर बनाया। आप एक कॉलोनी सही नहीं बना पाते हो, नाले आपके सही नहीं है आज भी, और उन्होंने आज से 6000 साल 5000 साल पहले इतना शानदार सभ्यता बनाया, तो उसके पीछे कुछ तो गणित विज्ञान रहा होगा, कुछ तो भाषा रही होगी। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्या इनकी भाषा पूर्ण विकसित थी। बिना पूर्ण विकसित भाषा के 2000 वर्षों तक इतनी सभ्य सिविलाइजेशन कैसे रह सकता है। ये तो कॉमन सेंस से भी नीचे की चीज़ है। तो ये इतिहासकार हमारे साथ झोल करते हैं, उसको भी जरा समझेंगे। लिपि की प्रकृति संभवतः एक लोगोसिलेबिक प्रणाली जिसमें चित्रलेखों तथा अक्षरों का संयोजन था पर आधारित थी, अपने समय के अन्य लिपियों के समान थी। इस संदर्भ में विद्वानों ने रिबस सिद्धांत को प्रस्तावित किया, जहाँ प्रतीक अप्रत्यक्ष रूप से ध्वनियों या विचारों के परिचायक होते हैं। उद्देश्य व कार्य क्या है, लिपि का उपयोग क्यों हो सकता है, तो भाई हर चीज़ के लिए हो सकता है, वही तो है। कुछ लोगों का मानना है कि अंकन प्रणाली थी, न कि कोई भाषा आधारित लिपि थी, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। पता नहीं किस आधार पर मानते हैं। बिना भाषा के कोई सिविलाइजेशन कैसे हो सकता है,
कुछ तो भाषा रही होगी, यही तो सच है। अब आप बोल रहे हो अंकन प्रणाली, वहाँ पर आपने सुना है 16 आना सुना है, 32 आना सुना है आपने, आना 8 आना, 50 पैसा को बोलते थे 8 आना, है ना। तो यहाँ पर 8, 16, 32, 64 ये जो गणितीय प्रणाली है ये इनके पास में था। इनका जो मापन है वो 8, 16, 32 का आधार पर होता था। इनके इसकी भाषा के बारे में सिद्धांत द्रविड़ परिकल्पना यह आस्को परपोला और भारतीय शोधकर्ता इरावतम महादेवन द्वारा समर्थित है कि इन ये दो क्या है तो शोधकर्ता जिन्होंने बोला है कि द्रविड़ों से मिलती जुलती संस्कृति थी इनकी। इसने दावा किया कि इस लिपि का आधार द्रविड़ है एवं सबसे प्राचीनतम तमिल से है। उदाहरण परपोला का सुझाव है कि सिंधु लिपि में मछली का प्रतीक मीन का परिचालक है, जिसका द्रविड़ भाषाओं में अर्थ मछली और तारा दोनों ही होता है, जो पुरानी तमिल शब्दावली का अनुरूप ही है। ऐसा माना जाता है कुछ संख्या प्लस मछली अनुक्रम द्वारा तारा समूह को संदर्भित किया गया, हालांकि अभी भी अप्रमाणित है। इसको पढ़ने की जो कोशिश की, जैसे ये साइन हमें कहाँ पर मिलता है, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में ये साइन हमें मिलता है। अभी इसको साइन को हम लोग बोलते हैं फिश, मीन, फिश और स्टार, ये इस श्रेणी से इनको लिया गया है, जोड़ा गया है। इसी प्रकार से अलग अलग साइन जो हमें मिलते हैं उसको डिकोड करने का प्रयास है। ये प्रमाणित नहीं हो पाया अभी भी, ये भी एक बस एक प्रयास है, ये प्रमाणित नहीं हो पाया अभी भी। ओके, संस्कृत से जुड़ाव SR राव जैसे प्रारंभिक विद्वान इस लिपि को संस्कृत से जोड़ते हैं वैदिक काल से इसे संबंधित बताया। अब सवाल यही है, कुछ लोग इसको वैदिक से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि द्रविड़ियन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हड़प्पा और वैदिक संस्कृतियों के बीच समारेखन में विसंगतियों के कारण इस सिद्धांत पर विवाद हुआ है। गैर भाषाई प्रतीक स्टीव फार्मर और पैगी मोहन जैसे आलोचकों का तर्क है कि ये प्रतीक कोई भाषा नहीं थे, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक चिन्हों से संबंधित एक प्रणाली का हिस्सा थे। ठीक है भाई, सबकी बातें सुननी चाहिए और अपने मन का करना चाहिए। ये सिद्धांत आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। सारे विचारकों को सुनिए, सारे वाम पक्ष, दक्षिण पक्ष और द्रविड़ियन वाले पक्ष और आर्यन वाले पक्ष, वैदिक वाले पक्ष, सबकी सुनिए और फिर अपना तर्क शक्ति लगाइए। आपको जो सही लगता है वो उसको अप्लाई कर दीजिए। यह किसी भाषा के शब्दों को दर्शाने के प्रतीक या वर्णों का प्रयोग करने की लेखन एक प्रणाली है, जैसे लैटिन, देवनागरी या सिंधु लिपि। यह अर्थ संप्रेषित करने के ध्वनियों, शब्दों एवं व्याकरणों का प्रयोग करने वाली संचार प्रणाली है, जैसे अंग्रेज, हिंदी और तमिल। सिंधु घाटी लिपि को समझने में क्या चुनौतियां हैं? द्विभाषीय ग्रंथों का अभाव है। ऐसा कोई हमें शिलापट्ट नहीं मिला है, अभिलेख नहीं मिला है जिस पर दो भाषा में लिखा हो। जैसे हिंदी इंग्लिश में लिखा रहेगा और तो आप एक भाषा को आसानी से डिकोड कर सकते हैं। जैसे हिंदी आपने पढ़ लिया है क्योंकि हिंदी आपको आता है, इंग्लिश में आप पता कर लेंगे कि भाई क्या लिखा हुआ है। द्विभाषीय वाले हमें पट्ट कहीं पर भी नहीं मिला और बहुत ही शॉर्ट में मिला है, बहुत कम चिन्ह हमें मिले हैं, संक्षिप्त और खंडित लेख मिले हैं। अज्ञात भाषा है, इस तरह की कोई और भाषा कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलती है। प्रतीकों की भिन्नता है। SR राव ने 1982 में लिपि में 62 संकेतक प्रस्तावित किए थे, लेकिन आगे चलकर आस्के पारपोला ने 425 संकेतकों का सुझाव दिया। 2016 में ब्राइन के वेल्स ने 676 संकेत प्रस्तावित किए, लेकिन सटीक संख्या इसके अर्थ पर बहस जारी करने के कारण से भ्रम की स्थिति बनी हुई है और इस पर रिसर्च भी कम हुए हैं और लोग इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जिस दिन इसको पढ़ेंगे भारत के इतिहास बहुत ही अलग मोड़ मिलेगा हमें। सीमित पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ये भी एक चैलेंज है। चैलेंज बता दिया मैंने आपको, तकनीकी बातें भी हैं इसमें। समझने में महत्वपूर्ण क्यों है? अभी ये समझना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों हमें जानना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे क्या नहीं थे? हड़प्पा सभ्यता को भाषा के जानने के लिए भाषा परिवार द्रविड़, इंडो आर्यन या अन्य। इंडो आर्यन में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत ये सब भाषाएं आती हैं। हिंदी तो बहुत नई भाषा है गुरु। पहचान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राचीन भारत के भाषाई इतिहास से मूल्यवान जानकारी प्रदान करेंगे। हड़प्पा संस्कृति की समझ बढ़ेगी, ऐतिहासिक निरंतरता का पता चलेगा। अभी हमें पता ही नहीं चलता कि हड़प्पा के लोग कहाँ गायब हो गए, वो आसमान में चले गए क्या? हम बस बोलते विलुप्त हो गई सभ्यता। विलुप्त कैसे हो सकती इतनी फलती फूलती सभ्यता? विखंडित हो गई होगी। शब्द तो सही होने चाहिए। हो सकता है यहाँ से लोग कहीं और चले गए होंगे, फिर अचानक वैदिक संस्कृति आ जाती जो इससे बिल्कुल अलग है। हालांकि कुछ सिमिलैरिटी भी है और यूपीएससी वालों ने एक बार सवाल पूछा था कि वैदिक और हड़प्पा के बीच में विभिन्नता को यानी कि डिफरेंस को और सिमिलैरिटीज़ को आप बताइए। तो ये सवाल भी पूछा गया है। तो इसी कारण से हम जानना चाह रहे हैं
कि ऐसा क्या हुआ कि बीच में हमें थोड़ा सा समय जो है वो खंडित मिलता है, पता नहीं चल पाता है कि क्या था इसमें। वैश्विक प्रासंगिकता, लिपि का अध्ययन, प्राचीन लेखन प्रणाली, मानव संचार विकास, मेसोपोटामिया, उससे आए के देशों के साथ अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान को समझना महत्वपूर्ण होगा। इसी व्याख्या से वैदिक प्रथाओं, द्रविड़ या इंडो यूरोपीय भाषा के साथ संभावित संबंधों का पता लगाया जा सकेगा। तो ये हमें क्या है, तो महत्वपूर्ण इसीलिए है, समझना जरूरी इसीलिए है। चुनौतियाँ क्या क्या हैं, क्या है ब्रूस्टो-फ्रेडन लिपि, क्या है समस्या, वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। अब अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक बड़ा ही क्रांतिकारी सा है। जैसे लगता है ट्रंप महोदय को आरएसएस की शाखा में लाकर किसी ने और इसको खूब सारा पढ़ाया कि अखंड अमेरिका का निर्माण करो। देखिए ये ह्यूमर है, आप समझिएगा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्यों टारगेट करूँगा समझिएगा। ट्रंप भाई साहब हैं, ये 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ग्रहण हो जाएगा इनका, 20 जनवरी के। इन्होंने क्या क्या बोला है, जैसे चाइना वाले नहीं बोलते कि अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, लद्दाख भी हमारा है, भूटान भी हमारा है, तो वैसे एक दिन बोल देंगे भारत भी हमारा है, नहीं बोलते रहते चाइना वाले, मैप जारी करते रहते हैं। उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप महोदय हैं, इन्होंने एक बोला है कि ग्रीनलैंड जो है इसको हम खरीदेंगे। तो सीधा सीधा यही बोला है कि ग्रीनलैंड को हम खरीदेंगे। दूसरा इन्होंने बोला है कि कनाडा जो है, कनाडा अमेरिका में 50 राज्य हैं, अमेरिका में 50 राज्य हैं। इन्होंने बोला है कि हम कनाडा को 51वां राज्य बनाएंगे। 51वां राज्य यूएसए का कौन सा होगा? कनाडा होगा। यानी कनाडा जो एक संप्रभु सॉवरेन देश है, वो देश नहीं रहेगा, वो अमेरिका का स्टेट बन जाएगा। इन्होंने बोला कि हम आते ही 2 काम करेंगे, एक कनाडा को अमेरिका का देश बन जाना, अमेरिका का हिस्सा बन जाना चाहिए, और ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका को दे दो। अभी ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो प्रशासनिक रूप से डेनमार्क का अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। और डेनमार्क जो है इसका रिलेशन यूएसए के साथ काफ़ी बेहतरीन है, शानदार रिलेशन है। अब डेनमार्क के लोग बैठकर सोच रहे हैं कि क्या हो गया इनको, ये हमारे अच्छे रिलेशन हैं इनके साथ में, और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि इससे ये पता चलता है कि अगले 4 साल में क्या क्या होने वाला है। तो ग्रीनलैंड जो है, नाम उसका बड़ा ग्रीनलैंड है, लेकिन वहाँ पर कोई ग्रीन जैसी कुछ भी नहीं है बंधुओं। वहाँ पर केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है, ना जंगल है, ना पेड़ है, ना पौधे हैं, कुछ नहीं, केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है। क्यों चाहिए अमेरिका को? अब ज़रा सीरियसली समझते हैं। ये अमेरिका हो गया, यहाँ पर रूस हो गया, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, यहाँ पर थोड़े बहुत स्कैंडिनेवियाई कंट्री हैं, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह सब, ये सब दिखेगा आपको। ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड अमेरिका को इसलिए चाहिए क्योंकि रूस को क्या कर सके, दबाव बना सके। इसने एक शब्द का यूज किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से और स्ट्रेटजिक रूप से अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड आवश्यक है। तो यानी कि बहुत वर्षों के बाद अमेरिका का विस्तारवादी नीति हम लोग देखने जा रहे हैं। एक्सपेंशन की थ्योरी जो हम देखते हैं कई सारे देशों की पॉलिसी, जैसे चाइना का एक्सपेंशन का थ्योरी है कि वियतनाम भी हमारा, ताइवान भी हमारा है, अरुणाचल भी हमारा है, लद्दाख भी हमारा है, ये इस प्रकार का देखा होगा आपने, मंगोलिया भी हमारा है। उसी प्रकार का इस बार अमेरिका का देखने को मिल रहा है। इन्होंने और भी एक चीज़ बोला है कि पनामा नहर जो है, पनामा नहर, इससे अमेरिका के लोगों को काफ़ी सारा पैसा देना पड़ता है पनामा देश को, क्योंकि अमेरिका इतना बड़ा है। अब इधर से इधर जाने के लिए इनको पनामा नहर से होकर गुजरना पड़ता है सामान को लेकर, बड़े बड़े जहाज़ों को। इन्होंने बोला कि पनामा नहर पर भी हम कब्जा करेंगे, पनामा नहर पर कब्जा करेंगे, कनाडा को अपना राज्य बनाएंगे, ग्रीनलैंड को खरीदेंगे। और आज तारीख कितना है? आज है 9 तारीख। 20 तारीख को ये ऑफिस में आएंगे भाई साहब, व्हाइट हाउस में। उससे पहले ही इस तरह के क्रांतिकारी ऐलान होने शुरू हो गए हैं। यानी कि 2025 का वर्ष जो होगा ना, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है गुरु, शानदार होने वाला है। देखिए ज़रा क्या है। ग्रीनलैंड को खरीदने में रुचि व्यक्त की है, जो आर्कटिक जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अमेरिका की मौजूदगी महत्वाकांक्षा को उजागर करता है। यह कदम अमेरिका द्वारा क्षेत्रीय अधिग्रहण के दीर्घकालिक इतिहास को दर्शाता है, जो वैश्विक शक्ति के रूप में उसके विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अमेरिका द्वारा क्षेत्रीय अधिग्रहण, अमेरिका ने कितने को अधिग्रहण किया है? तो लुइसियान अमेरिका ने 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर, फ्रांस से 8,28,000 वर्ग भूमि का अधिग्रहण किया, जिससे उसका आकार दोगुना हो गया। और मिसिसिपी नदी पर नियंत्रण प्राप्त हुआ था उसको, 1803 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, उसको ऐसे गैड सेडन है,
दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग की सुविधा हेतु एरिजोना और न्यू मैक्सिको में 30,000 वर्ग मील का क्षेत्र खरीदा गया था। अलास्का का रीजन है। अमेरिका ने रूस से 7.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग में 6 लाख वर्ग मील जमीन खरीदी थी। कौन सा? तो अलास्का का इलाका। पहले ये इलाका रूस का हुआ करता था, अब ये किसका हो गया है? अब ये अमेरिका का हो गया है। ये रूस की बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक भूल मानी जाती है। शुरुआत में इसे कम तात्कालिक मूल्य वाले एक रणनीतिक अधिकरण के रूप में देखा गया, लेकिन 1896 में क्लोडाइक गोल्ड रश, क्लोडाइक में सोने की खोज के बाद इसे महत्व मिला और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी प्रौद्योगिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया ये। ओके, तो अमेरिका जो है एक्सपेंशन की नीति को फिर से बढ़ा रहा है 150 सालों के बाद, और बोला है कि ग्रीनलैंड हम ले लेंगे, कनाडा को राज्य बनाएंगे। कनाडा को तो बना ही देना चाहिए राज्य। ग्रीनलैंड संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। ग्रीनलैंड जो है ये अमेरिका है, ये कनाडा है, और कनाडा अगर शामिल हो जाता है अमेरिका में तो कनाडा के शामिल होने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका बन जाएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। यहाँ पर ग्रीनलैंड है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, ये अमेरिका है, यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड दिखेगा। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। डेनमार्क का एक प्रशासनिक क्षेत्र है। किसका है ये? डेनमार्क का है। यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है, डेंसिटी बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर मौसम की चरम अवस्था पाई जाती है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता है, हद से ज़्यादा ठंड है। यहाँ पर वन वगैरह नहीं है, पेड़ पौधों की कमी है, यहाँ पर है ही नहीं, बर्फ ही बर्फ है। ग्रीनलैंड में वॉटकिंग्स रेंज और स्टॉकिंग्स आल्प्स जैसे प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और बोल्गम्स और मेजर क्वाक जैसी नदियां हैं। अब इनको ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये सब जो नदियां हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हाल ही में चर्चा में रहा है। कहाँ है ये? तो ये ग्रीनलैंड में है, ग्रीनलैंड में है। ओके, ग्रीनलैंड 1700 दशक के उत्तरार्ध में ये खनन राष्ट्र रहा। यहाँ कोयला तथा बाद में सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, ग्रेफाइट और संगमरमर का खनन किया गया है। तो ग्रीनलैंड के मैप पर भी मैंने आपको दिखाया है, ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में पढ़ा भी दिया मैंने आपको। अब अगला है कि इंडियाज फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम टू गो लाइव इन साउथ दिल्ली किलोकरी मार्च में। ये भारत का पहला, देखिए क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से विद्युत पैदा करेंगे, उसको इस बैटरी में स्टोर कर देंगे। दक्षिणी दिल्ली में इस सिस्टम को शुरू किया गया है। फिर ये बैटरी इन्वर्टर की मदद से 4 घंटे तक बिजली की सप्लाई कर सकता है बहुत बड़े एरिया को। तो ये सिस्टम पहली बार कहाँ पर लगाया गया है? इसको लगाया गया कहाँ पर? तो ये लगाया है दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में। राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिणी दिल्ली का जो इलाका है वहीं पर लगाया गया है। उत्तरी दिल्ली को तो इन्होंने अनाथ छोड़ा हुआ है, उसको कोई देखने वाला नहीं। उत्तरी दिल्ली दक्षिणी दिल्ली में बहुत फर्क है। मुखर्जी नगर वगैरह का जो इलाका है ये नॉर्थ दिल्ली में आता है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है शायद, और दक्षिणी दिल्ली अलग है। दक्षिणी दिल्ली थोड़ा सा आपको सही दिखेगा, साफ़ सुथरा दिखेगा। उत्तरी दिल्ली तो कचरा किया हुआ है इन्होंने। तो वहीं पर इसको शुरू किया गया है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। क्या बोला जाता है इसको? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, BESS कहा जाता है इसको। पहली बार शुरू किया गया भारत में। कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये दक्षिणी दिल्ली में शुरू किया गया है। ये PT फैक्ट हो गया आपका, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक है बिहार बिजनेस कनेक्ट निवेश 2024। बिहार बिजनेस कनेक्ट ये क्यों होता है भाई? पिछले साल भी हुआ था। इसलिए होता है ताकि बिहार में बाहर से इन्वेस्टमेंट लाया जा सके, इन्वेस्टमेंट आए, निवेश आए। निवेश से क्या हो? बिहार में फैक्ट्रियां लगें, बिहार में कल कारखाने शुरू हों, और उससे क्या हो? तो उससे बिहार में रोजगार बने, जिससे BPSC के लिए ही केवल सब ना पढ़ें बल्कि उनको प्राइवेट में भी कुछ जॉब मिल सकें, पलायन कम हो। बिहार की बहुत बड़ी समस्या है गुरु, क्या है? रोजगार। अगर लोगों को अपने राज्य में रोजगार मिलेगा तो क्यों कोई बाहर जाना चाहेगा। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 राज्य को 1.80 लाख करोड़ रुपये निवेश प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने घोषणा की वो 1 वर्ष के भीतर समझौता ज्ञापनों को जमीनी स्तर पर ठोस निवेश में परिवर्तित करना सुनिश्चित करेगी। जो समझौता ज्ञापन पर साइन हुआ है उसको जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने बोला कि मुजफ्फरपुर में फूड प्रोसेसिंग को लेकर यूनिट बन रहा है, लेकिन बन ही रहा है। जैसे पटना मेट्रो पिछले 15 साल से बन ही रहा है, आज से बन रहा है पटना मेट्रो, बस बन ही रहा है, अब शायद शुरू होगा इस साल। व्यवसाय में आसानी के लिए नोडल अधिकारी, व्यापार को सुगम बनाने के लिए प्रत्येक 5 से 10 समझौता ज्ञापनों के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की घोषणा की गई है। ये अधिकारी उन 11 क्षेत्रों में भूमि सुरक्षित करने तथा सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर निवेशकों की सहायता करेंगे, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो अपने फैक्ट्री कल कारखानों को स्थापित करने में। इसका रिव्यू भी किया जाएगा, समीक्षा भी किया जाएगा।
2024 से निवेश प्रतिबद्धताएं। पटना में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल 423 निवेश प्रतिबद्धताओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इससे बिहार सरकार को काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा भी प्राप्त हुआ है। निवेशक सम्मेलन के 2023 संस्करण में बिहार को 50,300 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ था और इस बार करीब में 1 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 उद्देश्य क्या था? तो भाई बिहार में निवेश आकर्षित करना। जो बिहार में क्षेत्र है, जैसे कृषि का क्षेत्र है, बुनियादी ढांचा है, विनिर्माण है, इन सभी के लिए बिहार में इन्वेस्टमेंट आए। सरकारी पहल क्या है कि हम रोजगार के लिए और बिजनेस स्थापित करने के अनुकूल माहौल हम बना सके, बिजनेस के लिए अनुकूल इन्वायरमेंट हम बना सके। नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म क्या है? इस आयोजन ने उद्योग जगत के नेता, सरकारी अधिकारी, वैश्विक निवेशक के बीच नेटवर्किंग के लिए एक मंच प्रदान किया, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था को सहयोग और अवसर बढ़े। क्षेत्रीय फोकस क्या है? राज्य के आर्थिक परिदृश्य में विविधता प्रदान करने की योजना का अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा, IT, पर्यटन, कृषि, व्यापार जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, जिसकी बिहार में संभावनाएं हैं। बिहार में दरअसल में जब बिहार का विभाजन हुआ 2000 ईस्वी में, झारखंड को अलग किया गया, तो बिहार के पास जो रॉ मटेरियल थे, खनिज संसाधन थे, वो कटकर कहाँ चले गए? तो झारखंड में चले गए। अब हमारे पास खनिज संसाधन तो है नहीं, तो हम किस प्रकार के उद्योग लगा सकते हैं? तो फुटलूज उद्योग लगा सकते हैं हम। फुटलूज उद्योग कहा जाता है इसको। ये क्या होता है भाई? फुटलूज उद्योग क्या होता है? तो ये ऐसे उद्योग होते हैं जिनको खनिज संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे BPO कॉल सेंटर का उद्योग हो गया, काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिल जाता है। इसके अलावा IT सेक्टर हो गया, इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए भी हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस एक अच्छा ऑफिस बनाना है, आस पड़ोस में 2-4 गो 10 गो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, वहाँ से बच्चे इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होंगे या नहीं भी होंगे या सामान्य कॉलेज से भी हों, उनको हमें स्किल डेवलपमेंट देना और सभी को IT में या कोई भी सेक्टर में जो इस प्रकार का सेवा क्षेत्र है वहाँ पर रोजगार दे सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं, कृषि है हमारे पास, एग्रीकल्चर हमारे पास अच्छा खासा है, प्रोडक्टिविटी भी बिहार की भूमि की बहुत अच्छी है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो निवेश कर सकते हैं, उस क्षेत्र में कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग वगैरह के लिए कर सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं? कुछ सुझाव आपके पास हों तो कृपया करके कमेंट में बताएं, हम बिहार सरकार तक आपके सुझाव पहुंचाएंगे। आंसर राइटिंग के लिए जब मैं दूंगा सवाल तो उसमें भी आपको लिखना पड़ता है ये सब चीज़। ओके, तो आज का यहीं पर था, वीडियो ख़त्म करते हैं आज हम लोग, और आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कट ऑफ क्या जाएगा, आपका PT होगा कि नहीं होगा, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। कोई भी मास्टर, मैं हूँ, कोई भी हो, पृथ्वी के सबसे अच्छे ब्रह्मांड गुरु और पता नहीं कौन कौन से टीचर वगैरह हैं, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है इस चीज़ की कि हाँ इतना ना इतना कट ऑफ जाएगा, जब तक कि मेरी आयोग के अध्यक्ष से डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही हो। इसीलिए स्केलिंग होगा और कट ऑफ निकालना इस बार बहुत कॉम्प्लेक्स है। 1/3 नेगेटिव, 2 पेपर, स्केलिंग की बात कर रहे हैं जो कि अन्याय है। नोटिफिकेशन में कहीं भी स्केलिंग नहीं लिखा हुआ है। नॉर्मलाइजेशन का जुड़वा भाई है स्केलिंग, शब्दों से खेल रहे हो आप, है ना। पर्यायवाची शब्द सिखा रहे हो हमें, स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन पर्यायवाची ही होंगे एक दूसरे के, क्या अंतर है दोनों में? प्रोसेस का बस अंतर है, परिणाम तो एक ही होगा। इसलिए कट ऑफ इस बार सटीक बता पाना कठिन है। एक अंदाज़ा ये ज़रूर है कि हाइपर वाला जो कट ऑफ होता है ना, अतिशय चला जाए, वो ऐसा नहीं जाएगा। तो अच्छा रहेगा कि आप पढ़ें और केवल पढ़ाई पर फोकस करें। रिजल्ट आ जाएगा 26-27 तक, और रिजल्ट के बाद अपना देखिएगा क्या हुआ आपका रिजल्ट, और आगे का सोचें, ठीक है। तो पढ़िएगा अच्छे से, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का।